जय श्री राम। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी टॉपिक देखेंगे व्याकरण के। कल आपके सुबह एग्ज़ाम है। अब आप संज्ञा के टॉपिक को एक बार आपको शॉर्ट में बता देते हैं। आप तीसरी क्लास से पढ़ के आए हो संज्ञा क्या है, और अभी तक आपको अगर चीज़ समझ में नहीं आई तो एक बार देख लो। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी का भी नाम, वो वस्तु है, प्राणी है, स्थान है या भाव है, उसका नाम वो संज्ञा हो जाएगा। परिभाषा शायद ही पूछी जाती है, परंतु आपको अब उसके भेद और याद होना चाहिए। उदाहरण किस टाइप की संज्ञा का उदाहरण है, तो आपको सीधा ध्यान रखना है। संज्ञा मतलब किसी का भी नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा, किसी का भी नाम है वो संज्ञा है। उसके भेद 3 है। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, खाली जगह में भी पूछा जा सकता है। तो देखो, सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या करना है आपको, तो ध्यान रखना है यहाँ पे, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होगा जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, भारत, हिमालय, गंगा, दीपावली, सोमवार, दैनिक भास्कर, आगरा, ताजमहल। अब आप देख सकते हो ये राम भगवान श्री राम से रिलेटेड है, श्याम कृष्ण भगवान से, सीता, गीता, भारत, हिमालय, ये मतलब एक दुनिया में एक ही है, विशेष है, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। व्यक्तिवाचक में उसकी खुद की एक पहचान होती है, जैसे दैनिक भास्कर अखबार की बात करती है तो वो भी एक व्यक्ति विशेष है। सामान्यतः व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, व्यक्तियों, देशों, पर्वतों, नदियों, त्योहारों, वारों, समाचार पत्रों, नगरों, गांवों आदि के नाम होता है। तो किसी भी गांव का नाम, नगर का नाम, समाचार पत्र है, या कोई वार है, रविवार, सोमवार, मंगलवार हो सकता है, कोई होली, दीपावली वगैरह, पर्वत का नाम है, अरावली पर्वतमाला हो गया, हिमालय हो गया, तो ऐसे कोई भी नाम आएगा तो आप समझ जाना। जातिवाचक संज्ञा में देखो, नेक्स्ट कम समय में आपको बहुत सारा बताना है। अब इस जो भी ये क्लास होगी इसमें संज्ञा, सर्वनाम आपके जो कोर्स में है, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्ति, कोशिश रहेगी इसमें सब बता दिया जाए। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध हो। ये लास्ट क्लास आपके लिए बहुत कारगर होगी, ध्यान रखना। एक बार जिसने ये क्लास देख ली तो उसका बेड़ा पार है। जातिवाचक संज्ञा में क्या ध्यान रखना, संज्ञा सामान्य का बोध करती है। जातिवाचक संज्ञा में जैसे मैं कहता हूँ गाय, अब गाय का नाम नहीं है, आदमी, पुस्तक, कौन सी पुस्तक है पता ही नहीं है, पहाड़ कौन सा है, नदी कौन सी, समुद्र, नगर, गांव, शहर, कबूतर, ये सब जो भी नाम दिया। अब पक्षी हो सकता है, पशु हो सकता है, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। जब किसी को भी नाम दे देंगे, उस व्यक्ति का नाम बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में ध्यान रखना, नाम ही है भाववाचक, तो जिस संज्ञा से मतलब शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, दशा, उसके भाव का बोध होगा। कोई मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाले भाव के नाम को, अगर किसी को भय है, क्रोध है, दया है, उत्साह है, चिंता है, बचपन है, बुढ़ापा है, ये आपको पूछा जा सकता है। अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका आया था बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा। अब की बार आ सकता है आपके बोर्ड में कि बचपन में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा। तो ध्यान रखना, दया, क्रोध, भय, अगर आपको ये सब है तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। विशेष में ध्यान रखना है आपको कि किसी जातिवाचक संज्ञा, किसी जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्द के साथ प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा भी बन सकती है। इंपॉर्टेंट बात है ये कि अगर अवयव शब्द जुड़ जाए, जैसे मैं कहता हूँ कि पशु शब्द है, बच्चा है, उसके पीछे अगर ता है तो पशुता हो गया, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बना नहीं। बच्चा से बचपन, और मम प्लस ता या तो प्रत्यय जुड़ता है तो ममत्व हो जाता है, ये ध्यान रखना। प्रश्न कैसे बनते हैं आपको बता देते हैं। प्रश्न ऐसा बन सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंदर ध्यान रखना। ये बहुत सारे और भी शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे। निज में निजत्व बन जाएगा, बुरा में आई जुड़ा तो बुराई, मोटा में आपा, ये प्रत्यय जुड़ रहे हैं। थकान में थकना, आवट, थकावट हो गया। ये ऐसे एक बार आप अभी सुन लोगे और पढ़ भी लेगो तो
आपका सुबह सुबह ये काम बढ़िया हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत ध्यान रखना। अब देखो इसमें प्राय गुण दोष अवस्था व्यापार अमूर्त भाव की क्रिया को कौन सी संज्ञा कहते हैं। और ये प्रश्न आया हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 की परीक्षा में, लास्ट ईयर ये प्रश्न आया हुआ है कि गुण दोष, देखो यहाँ से शब्द पकड़ना है, गुण दोष अवस्था व्यापार अमूर्त भाव तथा क्रिया संज्ञा के कौन से अंतर्गत होते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंदर। संज्ञा किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, तो ये लिखना है। नाम अर्थात किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं जो आपको याद है। व्यक्ति वस्तु स्थान भाव गुण दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी का भी नाम। भेद 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक जातिवाचक और भाववाचक। ये आपका हो जाएगा, उदाहरण सहित हो जाएगा। प्रश्न अगला पूछे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना, मेन पॉइंट याद रखना, व्यक्ति विशेष। यहाँ पे बात किसकी होगी, व्यक्ति विशेष की बात होगी। और उदाहरण बोले तो यहाँ पे आप उदाहरण भी दे सकते हैं, हिमालय पर्वत वगैरह। जातिवाचक संज्ञा की भी ऐसे परिभाषा दे सकते हो आप, ग्रुप की बात आएगी वहाँ पे, संपूर्ण जाति आएगी। भाववाचक संज्ञा में ऐसा कैसा है वो जो आपने अभी पढ़ा है, मनोभाव वगैरह हो जाएगा। और रचना कैसे करनी है जातिवाचक संज्ञा, इस प्रकार से पीछे कुछ शब्द जोड़कर की जाएगी। आदमी, लड़की, बच्चा, पशु, हिमालय, ये सब इसमें से आपको व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक शब्दों को वापस अलग अलग करना है। ठीक है, तो सवाल कैसा भी आया आपको पता होना चाहिए परिभाषा, भेद 3 और ये एक एक बातें समझ में आ जानी चाहिए। अब टॉपिक है अपना सर्वनाम। क्या टॉपिक है, सर्वनाम। सर्वनाम में ध्यान रखना सबका नाम। सर्व नाम शब्द सर्व प्लस नाम 2 शब्दों के योग से बना है। सर्व का अर्थ होता है सभी का नाम। ठीक है, अब देखो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मतलब आपने अभी संज्ञा जस्ट पढ़ी है, तो संज्ञा के स्थान पर, जैसे मैंने कहा कि राम विद्यालय जाता है, फिर उसकी राम की जगह काट कर आ गया वह विद्यालय जाता है, तो वह शब्द कौन सा है, सर्वनाम शब्द है। या फिर मैं विद्यालय जाता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम शब्द हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से सर्वनाम शब्द नहीं है, निम्न में से सर्वनाम शब्द हैं, तो ध्यान रखना ये मैं, तुम, हम, यह, वह, ये सब, कोई, कोई, किसी, कौन, ये शब्द कैसे हैं, सर्वनाम शब्द है। भेद पूछे जा सकते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो देखो एक तो पुरुषवाचक नाम भी पूछ सकते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। ध्यान रखना ये 6 भेद है। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक के द्वारा अपने नाम, श्रोता के नाम, श्रोता बोले तो सुनने वाले के नाम अथवा उसके अलावा किसी के नाम पर स्थान किया जाता है, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण भी, इसके भी 3 भेद होंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि पुरुषवाचक, मतलब आप संस्कृत में भी पढ़ते हो, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो ये उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बोले तो जो वक्ता बोले तो बोलने वाला है, या फिर लेखक यानी लिखने वाला, उसके द्वारा अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं, हम, जब भी अपन बोलेंगे तो खुद का नाम नहीं बोलेंगे, तो वो उत्तम पुरुष हो जाएगा। जब आप पढ़ते थे अहम, आवाम, वयम, वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत, तो हम, मेरा, मैंने, हमें, ये शब्द आ जाएंगे किसमें, प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। फिर आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में शब्द आते हैं त्वम, युवाम, योयम, जो आपके संस्कृत में आपने याद किए थे, तो वो यहाँ काम आ जाएंगे। त्वम, युवाम, युम में तुम, आप, हम सब, आप सब हो जाएंगे, हम सब तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, मध्यम पुरुष में या ये शब्द बात करेगा तो वो उसके नाम के स्थान पर, यानी श्रोता के नाम के, सुनने वाले की जगह दूसरे का नाम, वो मध्यम पुरुष हो जाएगा। अन्य पुरुष में क्या होता है कि व्यक्ति वहाँ नहीं है और वो किसी के बारे में बात की जाती है, तो वो अन्य पुरुष में आ जाएगा। वक्ता या लेखक के द्वारा श्रोता के अलावा अन्य किसी के नाम के स्थान पर, जैसे अन्य में हो जाएगा। देख लो इधर। अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, जैसे यह, वह। अब यहाँ पे उन्होंने ये शब्द किस में लिए है, निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा हो जाएगा। किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत करते हुए, ये ध्यान रखना, नाम क्या है, निश्चयवाचक, तो संकेत कैसा, निश्चित, ये फिक्स होगा। यह, वह, ये शब्द आएंगे आपको। अनिश्चय में क्या होगा,
अनिश्चितता का बोध होगा। कोई, किसी, कौन आया था, कोई आया था, तो कोई का मीन्स या कौन आया कोई पता नहीं है, और एक सेंटेंस में कि ये आया था, वह जा रहा है, तो वह जा रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है, ये बात आप ध्यान रखना। अनिश्चयवाचक में कोई अनिश्चितता का बोध होगा। वाक्य भी ऐसा होगा, और आपको वाक्य देके भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से, निम्न वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो आपको पता करना है कि अब सर्वनाम कौन सा है। देखो नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम। नाम क्या है? निजवाचक। निजवाचक मतलब अपनेत्व की बात आएगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, अपनेपन के रूप में करता है, तो अपनेपन के रूप में करेगा उसे निजवाचक, यानी स्वयं, खुद, स्वतः, अपने के बारे में बात करेगा। निजवाचक, निज बोले तो खुद का। मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, ये वह सेंटेंस आ गया, और आपको पूछ ले वाक्य में कि कौन सा सर्वनाम है, तो आप बताना निजवाचक सर्वनाम है। और उत्तम पुरुष में भी ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ मैं शब्द उत्तम पुरुष तथा अपनी शब्द निजवाचक सर्वनाम है। आगे देखो नेक्स्ट, ये 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में मतलब आपको कौन, क्या, किसे, ये शब्द मिलेंगे। प्रश्न पूछा, जिन सर्वनाम शब्दों में प्रश्न का बोध होता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है पीछे वाक्य के पीछे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। संबंधवाचक में दो उपवाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों के बीच संबंध दर्शाने वाले से, जो, जिसे, जिसका, ये शब्द दिए हुए होंगे आपको, ये वाले, तो ये ध्यान रखना, संबंध दर्शाने वाले शब्द होंगे। एक बार आप इसको पूरा जरूर देखना, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, भगाना नहीं है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपको, देख लो। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो भी आपने देखा, भेद कितने होते हैं आपको पता चल गया, 6 भेद होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पता चल गया, उसके भेद भी ध्यान रखना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों। और इसके भेदों के उदाहरण भी आपको, निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब निश्चित फिक्स है, कोई भी चीज़ वो हो जाएगा। अनिश्चय मतलब अभी तक कोई अता पता नहीं है, वो किसी के बारे में, कोई किसी के बारे में। निजवाचक मतलब उस जब बात स्वयं की करेगा तो वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, विशेषण। क्या टॉपिक देखना है आपको? विशेषण। विशेषण में ध्यान देना, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की बताएगा विशेषता। देखो परिभाषा तो बिल्कुल, अगर लो लेवल में पूछे तो परिभाषा पूछेंगे, थोड़ा सा लेवल पूछेंगे तो आपको भेद पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान रखना, मैं वापस बता देता हूँ, संज्ञा के 3 भेद, सर्वनाम के 6 भेद, और फिर अपन पढ़ेंगे विशेषण के, तो कितने भेद? 4 भेद। भेद आपको ध्यान रखना है। इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और सर्वनाम में हो जाएंगे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे अपन अभी पढ़ेंगे कौन कौन से विशेषण के भेद है। उदाहरण आपको ज़्यादा पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। उदाहरण ध्यान रखना कौन से उदाहरण में क्या होगा। तो विशेषता में ध्यान रखना, यहाँ पे नीला, नीला, काला, हरा, नया, मोटा, ये सब विशेषताएं दी जाएगी कि भाई घोड़ा कैसा है, कुत्ता कैसा है, शर्ट कैसा है, नया है, पुराना है, कोई व्यक्ति मोटा, ताज़ा, पुराना, ये सब बातें आपको मिलेगी विशेषण के अंतर्गत, ध्यान रखना। देखो, तो विशेषता बताएंगे, विशेषता बताने वाले शब्द हैं। विशेषण शब्दों के द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है वो विशेष्य होता है। ये बात भी ध्यान रखना आप कि विशेष्य का मीन्स क्या होगा, जिन शब्दों से विशेषता हो रही है। 4 भेद होते हैं, ध्यान रखना आप। 4 भेद कितने होते हैं? 4। एक तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। गुण में आपको अच्छा, बुरा, बेईमान, ईमानदार, जो भी बात है वो गुण बताएंगे, गुण अवगुण में बात है। संख्यावाचक में आपको गिनती के बारे में बताएगा कि भाई 1 किलो, 2 किलो, ये वाली बात हो जाएगी। परिमाण में भी ऐसा होगा, लीटर, मीटर की बात होगी यहाँ पे। संकेतवाचक में आपको संकेत दिया जाएगा। देख लेते हैं अपन एक एक परिभाषा। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रंग, रूप, स्थान, विशेषताओं को प्रकट करेंगे, ये गुणवाचक विशेषण होगा। भला आदमी, बुरा आचरण, टूटी कुर्सी है तो ये भी एक गुण है। कुत्ता कैसा है, सुंदर बालक है, ठीक है, काला कुत्ता है, ये देख लो। और भारतीय नारी है, तो ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कल कि भारतीय नारी संस्कृति की मान है, तो ये बात आपको ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे भारतीय नारी के अंतर्गत किस प्रकार का शब्द है, बाकी नारियों से श्रेष्ठ है भारतीय नारी, तो ये बात गुणवाचक विशेषण की बात करेगा।
क्योंकि उनके संस्कार और संस्कृति को लेके चलते हैं। तो हम सब गर्व की बात है हमारे लिए। संख्यावाचक विशेषण में ध्यान रखना, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को प्रकट करेगा, किसको, नंबर को प्रकट करेगा, तो उसके उपभेद भी दिए हुए होते हैं। संख्या निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है, निश्चित या अनिश्चित। जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या को प्रकट कर, जैसे 5 आदमी आए हैं, 10 लड़के हैं, 100 रुपये हैं मेरे पास, तो ये जो भी बातें होगी, ठीक है, तो क्या कहेंगे उसको, निश्चित। अब अनिश्चित में क्या होगा, कोई भी बात निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे देख लो अनिश्चित संख्या को प्रकट करेगा। उसमें ये भी होगा कुछ लोग हैं, थोड़े रुपए हैं, तो ये थोड़े हैं, क्यों थोड़े, अपने पास ज़्यादा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, परिमाण वाचक। परिमाण वाचक में क्या ध्यान देना, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु या पदार्थ के नाप तोल, अभी कहा ना मैंने नाप तोल की बात आएगी। नाप तोल में क्या होगा, इसके 2 भेद होते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। विशेषण के कितने भेद, 4, और जो परिमाणवाचक है उसके भी वापस क्या अंदर 2 भेद होते हैं, जैसे आपने सर्वनाम में भी पढ़ा था। तो विशेषण में देख लो कौन सा है, एक तो निश्चित परिमाण होगा और एक अनिश्चित होगा, ज़्यादातर यही होता है, निश्चित अनिश्चित। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा निश्चित मात्रा को प्रकट करेगा, भाई ये 2 लीटर, संख्यावाचक में भी निश्चित संख्या अनिश्चित, वैसे 5 किलो वगैरह, ये देखो चीनी, 3 मीटर कपड़ा, कपड़े को किस में मापोगे, मीटर में, ये भी बातें ध्यान रखनी जरूरी है। कपड़ा है तो मीटर में होगा, कोई दूध वगैरह होगा तो लीटर में होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लिक्विड चीज़ें लीटर में होगी और कपड़ा होगा वो मीटर में हो जाएगा, सॉलिड किलो में हो जाएगी, ठीक है, जो भी ठोस वस्तु होगी वो। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा, मतलब यही होगा, जो अनिश्चित परिणाम होगा, थोड़ा दूध, कम चीनी, तो कपड़े के बारे में भी ऐसा कैसा उदाहरण दिया, जहाँ पे माप नहीं होगा वो अनिश्चित है। संकेतवाचक में जब किसी सर्वनाम शब्द को किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करके इशारा करना, ये हो सकता है संकेत की ओर कर दिया, जैसे इस गेंद को मत फेंको, तो आपने इशारा करके बता दिया इस गेंद को मत फेंको, ऐसे। ये मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है, वो भी हो सकता है। वो घर रमेश का है, तो आपने बता दिया कि ये यहाँ पे कोई घर बना हुआ है वो उसका है, तो आपने ऐसे इशारा करके बताया, ये हो गया संकेतवाचक। संकेत समझते हो ना, मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है संकेत। प्रविशेषण, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। बहुत परिश्रम, बहुत परिश्रम में, ये मैदान बहुत, ये बहुत छोटा मैदान है, और ये एक, यहाँ एक अत्यंत ऊंचा महल था, यहाँ पे ये बातें कर दी। ये इतना जरूरी नहीं आपको पूछा जाए, परंतु ध्यान रखना विशेषण के 4 भेद होते हैं, और चेहरों के नाम याद होने चाहिए, परिभाषा याद होनी चाहिए, और इनके एक एक उदाहरण याद रखना। विशेषण शब्द की रचना, विशेषण शब्द की रचना, कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण ही होते हैं, लेकिन किसी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अवयव शब्द के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाए जा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, क्योंकि आपके टॉपिक में प्रत्यय भी है, तो देख लो ऐसे प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं। और यहाँ पे ये प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं, भेद कितने होते हैं, गुणवाचक विशेषण, एक एक किसी में से भी इसकी भी परिभाषा आ सकती है, ये ध्यान रखना। आपको जब परिभाषा याद है, परिभाषा और भेद याद है, तो आपका काम रेडी होगा। ये भेद 4 होते हैं। भेद की जगह शब्द प्रकार भी आ सकता है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, क्या है, क्रिया। क्या टॉपिक है, क्रिया। पता ही होगा आपको क्रिया, आप ये शब्द वर्ब के रूप में पढ़ते हो इंग्लिश में, वर्ब, वही वर्ब है क्रिया। तो अब यहाँ पे देखो, क्रिया के अंतर्गत, क्रिया का मतलब किसी भी काम को करना, किसी भी काम को करना। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे कहते हैं क्रिया। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अब पढ़ाना बीच में से काट दिया जाए तो कोई सेंटेंस बनेगा नहीं। किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी, क्रिया के क्रम लिख दिया, यहाँ पे कर्म लिखना है। क्या लिखना है, कर्म। देखो नेक्स्ट है, यहाँ पे हो जाएगा क्रिया, और क्रिया के बाद है आपके परिभाषा में, ये हो गया कोई भी काम हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भेद, कर्म के आधार पर, ये शब्द है ना, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक है, सकर्मक है।
जो कर्म सहित है वो सकर्मक है, जो कर्म रहित है वो अकर्मक है। देखो, सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल वाक्य में प्रयुक्त कर्म कारक शब्द पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। पूनम चित्र बना रही है, राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, विवेक सितार बजा रहा है। तो अब आप इसमें क्या समझ सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से पूरी सकर्मक क्रिया वगैरह सब कैसे करनी है। मैं वापस आपको क्रिया का टॉपिक अगले क्लास में पढ़ाता हूँ।